सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज लाइव सेशन आपका नहीं हो पाया था, इसलिए वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन। सो फर्स्ट टॉपिक लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी और आईआर के अंदर ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है। वीडम रिपोर्ट के बारे में ये भी टॉपिक आपका इन जनरल डेमोक्रेसी और ये सब टॉपिक्स पर अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं। वॉर एंड एनर्जी कंट्रोल एक टॉपिक बन जाता है, क्या इम्पैक्ट होता है वॉर का, या फिर एनर्जी कंट्रोल के लिए कैसे वॉर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक आपका फ्रेम हो सकता है। आईआर का टॉपिक ये भी आपके लिए फ्रेम हो सकता है। टेक न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, इमर्जिंग कंसेप्ट है। आज के समय जो सोशल मीडिया में डेवलपमेंट हो रहा है वो एक फैक्टर बनता है। स्टूडेंट की सेफ्टी है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम सौरभ पांड्या। इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर से जुड़ें। द कोड दैट यू हैव टू यूज़ इज़ SPLIV। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपका अप्रैल 7 से है, तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से जो है लाइव पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बने। अगेन मार्च 27 से है, तो स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास बहुत बड़ा मौका है। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी है जिसमें आपके पास अमेजन वाउचर जीतने का मौका है। ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 18 मंथ के लिए। अगेन यू कैन यूज़ द कोड SPLIV। तो GS और ऑप्शनल दोनों कंबाइंड जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं। इसमें सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, और जितने भी ये टेस्ट हैं उनको आप कर सकते हैं सेपरेटली। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अगेन पर्सनल कोच असाइन रहते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो जितने भी बैच कोर्सेस उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट इज अफेक्ट ऑफ रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ऑन मैरीटाइम ट्रेड। किस तरीके से जो एक वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, वो कैसे जो समुद्री व्यापार है, समुद्र के रास्ते से जो व्यापार है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो सिंपल सा जो एक लॉजिक है, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो यही है कि वॉर की वजह से जितने भी सी पोर्ट्स हैं, ख़ासतौर से जैसे आपके ब्लैक सी के अराउंड है या कुछ स्टेट्स है जहाँ से शिप्स पास होती हैं, उन पर मूवमेंट बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ है। जितनी भी शिप्स हैं वो पोर्ट्स में भी पूरे तरीके से पार्क्ड हैं, मूव नहीं कर रही हैं। ऑल्दो शिप्स पर अभी जो कार्गो कैरी करते हैं उन पर ऐसा कोई अटैक आपका नहीं हुआ है। सो लगभग 15 जो सी पोर्ट्स हैं यूक्रेन के अंदर वो पूरी तरीके से बंद है। अब बंद होने की वजह से अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं तो एक बड़ा रीज़न बन जाता है। सो लोड करना, डिस्चार्ज करना जो कार्गो का है वो पूरे तरीके से रुका हुआ है। बहुत सारी शिप्स हैं, अराउंड 140 शिप्स हैं, वो इसी समय यूक्रेनियन पोर्ट्स में प्रेजेंट है। अब जो भी वो सामान लेकर जाएंगे वो लेकर नहीं जा सकते हैं। द रीज़न बीइंग बिकॉज उस एरिया में मूवमेंट बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा इस चीज़ का जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो है क्रूड ऑयल का मूवमेंट। अब इन शिप्स के माध्यम से भी जो क्रूड ऑयल है वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होता है। अभी अगर मूवमेंट नहीं होगा शिप में तो जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और डिमांड जहाँ भी जनरेटेड है वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे कि अगेन जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज़ हो सकते हैं। देयर इज़ अगेन ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो ब्लैक सी का जो रीज़न है वहाँ पे वॉर की सिचुएशन भी पूरी तरीके से बनी हुई है। जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस्ड है। सी पोर्ट्स पूरे तरीके से शट डाउन है। एक टर्म यहाँ पे न्यूज़ में दैट इज़ बंकर फ्यूल। बंकर फ्यूल का मतलब आपको समझना है शिप फ्यूल। जो फ्यूल शिप के अंदर इस्तेमाल होता है उसे बंकर फ्यूल कहते हैं। और कोई भी जो शिप है उसके मूवमेंट के लिए जो एक बड़ा फैक्टर, जैसे अगर शिप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और बहुत सा सामान कैरी करती है तो उसका जो कॉस्ट है, जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है वो बनता है, अगेन वी कॉल इट एज फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर। अगर फ्यूल प्राइजेस बढ़ते हैं सो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और उसका फिर दूसरा जो इम्पैक्ट है, जिन कमोडिटीज़ को शिप कैरी करता है तो उनका प्राइस अपने आप इंक्रीज होगा। तो ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा, टर्की के एक कंट्रोल है, जैसे जो ये दिस स्ट्रेट वी कॉल इट एज बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है तो इस स्ट्रेट में नेवल शिप, रशिया की जो नेवल शिप है वो आपका नहीं मूव कर सकती है। टर्की की अगर बात करोगे तो ये एक नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाटो का मेंबर, ऑल्दो टर्की ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो कि 1982 के अंदर आया था उसको उसने साइन नहीं किया है। तो वो अबाइड ना करे, क्योंकि इसमें कई सारे हैं कि इनोसेंट पैसेज और ये सब चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं इवन within 200 nautical miles or even beyond
200 नॉटिकल माइल्स, जिसे हम हाई सी रीजन भी कहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल अलाउ किया जा सकता है। लेकिन बिकॉज जब हम अलाउ की बात करते हैं तो अलाउ करने के लिए इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी एक पॉइंट आपका बनता है कि टर्की एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेकर रखना चाहता है। तो अगर वो ये लॉ को मानेगा सो टर्की के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा इन जनरल उस स्टेट को कंट्रोल कर पाने में। तो इसलिए उसने क्या मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन इसको साइन किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। सो इस कन्वेंशन की वजह से ज़्यादा कंट्रोल है, उसके डिस्क्रिशन पर चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। अगर वो किसी भी वॉर में खुद इन्वॉल्व नहीं है सो किसी भी शिप को वो अलाउ कर सकता है पास। अगर वो खुद इन्वॉल्व है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। सो ये कन्वेंशन ऑल्सो ले डाउन क्लियरली व्हाट इज़ अ वॉरशिप एंड व्हाट इज़ नॉट। ये पूरे तरीके से डिफाइंड है कि क्या वॉरशिप है, क्या वॉरशिप नहीं है। और ये जो कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के माध्यम से टर्की इज ट्राइंग टू हैव अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द स्टेट। अगर यही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी होता तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी ऑन द स्लाइड। ये टॉपिक आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। और डेमोक्रेसी से रिलेटेड कई सारे जैसे कोई प्रश्न आते हैं तो कुछ डेटा आप कोट कर सकते हैं, कई डेटा है जो आप इतना ध्यान नहीं दे सकते। तो ये वीडम इंस्टीट्यूट है, वीडम इंस्टीट्यूट स्वीडन एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटनबर्ग, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। और कहा गया कि विश्व में जो एवरेज ग्लोबल सिटीजन 2021 की बात करें तो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी आपका डाउन आया। 1989 तक का जो लेवल है वहाँ तक, मतलब जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा थी, सो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का जो स्टार्टिंग आपकी हुई या फिर कोल्ड वॉर एरा जब ख़त्म हुई उस लेवल तक वी कैन से वहाँ तक डेमोक्रेसी आपकी इरोड हुई है कुछ सालों में। और इस बार की जो रिपोर्ट है दैट इज़ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। सो स्टेट्स दैट मोर देन ट्वाइस एज मैनी कंट्रीज, लगभग 32 कंट्रीज़ हैं वहाँ ऑटोक्रेटाइजेशन चल रहा है और लगभग 15 कंट्रीज़ है जहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन आपको देखने को मिला। तो ये जो वीडम रिपोर्ट है, इंस्टीट्यूट है आपका स्वीडन यूनिवर्सिटी के अंदर, कई सारे मेथड्स हैं, डेटा है और इस सब का इस्तेमाल करते हैं। इवन जो जुडिशल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना है, कुछ एक्सपर्ट जजमेंट हैं, तो अभी सारे जुडिशल इंडिपेंडेंस या सारे जजमेंट तो नहीं देख सकते, कुछ एक्सपर्ट जजमेंट्स को भी ये देखते हैं। 4 मेजर क्लासिफिकेशन इसमें की गई है, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। ये है तो इंडिया की जो रैंकिंग वो 93rd है और इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन भी होता है फिर भी ऑटोक्रेटिक फीचर्स हैं, ऐसा इसमें हाईलाइट आपका किया गया है। और एक बड़ा फैक्टर जो हाईलाइट किया गया है इस पूरी रिपोर्ट में वो है टॉक्सिक पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन शब्द का मतलब हुआ कि जैसे विश्व में, जैसे इवन इंडियन सोसाइटी की बात करें या विश्व में किसी भी सोसाइटी की बात करो, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस में या कंट्री के बेसिस, वो एक आइडेंटिटी के लिए वो एक आइडेंटिटी की तरफ इंक्लाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई इशू है, रिलीजियस इशू है, उस रिलीजियस इशू के अराउंड उस रिलीजन के लोग पूरे तरीके से अपना जो विचार है या अपना जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट कर देंगे। सो उससे जो इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत नेगेटिव हो सकता है, इसे हम टॉक्सिक पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो ये कई सारी कंट्रीज़ में देखने को मिला है, 40 कंट्रीज़ में देखने को मिला और धीरे धीरे कई कंट्रीज़ में ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है। रिपोर्ट की अगर बात की जाए इंडिया के कंटेक्स्ट में, कहा जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में इसकी रैंकिंग इंडिया की 93rd रखी गई और बॉटम 50% ऑफ द कंट्री के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। इंडिया एक पार्ट है ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड का ऑफ एन एंटी प्लूरल पॉलिटिकल पार्टी, सो ड्राइविंग अ कंट्री ऑटोक्रेटाइजेशन। अब इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, रीजन, हर रीजन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अलग से है। तो यहाँ पे इवन जो व्यू पॉइंट है कि इवन देयर आर प्लूरल पॉलिटिकल पार्टी स्टिल वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोक्रेटाइजेशन, ऐसा कहा गया। सो कुछ और भी डेटा जैसे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 100 रैंक है, डेलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में 102 रैंक है। हमारी जो रैंकिंग है वो श्रीलंका, नेपाल और भूटान से भी नीचे है। तो ये पॉइंट्स भी इसमें आपके हाईलाइट किए गए हैं। ऑटोक्रेटाइजेशन की बात की तो इस पर यह टर्म याद रखना है, टॉक्सिक पोलराइजेशन। और यहाँ पे ये टॉक्सिक पोलराइजेशन के फिनोमेना को भी डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे दैट इरोड्स द रेस्पेक्ट ऑफ अ काउंटर आर्गुमेंट। अगर कोई व्यू पॉइंट जा रहा है उस व्यू पॉइंट के
कोई व्यू पॉइंट प्रिवेलेंट है उसके अगेंस्ट कोई काउंटर आर्गूमेंट आपका आ रहा है, सो दैट इज़ बीइंग इरोडिंग, ये पॉइंट भी आपका हाईलाइट किया गया। सो ये चीज़ कई कंट्रीज़ में 40 कंट्रीज़ ऑलमोस्ट हैं उसमें देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे 2011 के बाद से जो पोलराइजेशन वो आपका राइज कर रहा है। तो टॉक्सिक लेवल ऑफ पोलराइजेशन कंट्रीब्यूट टू इलेक्टोरल विक्ट्रीज ऑफ एंटी प्लूरलिस्टिक लीडर्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ देयर ऑटोक्रेटिक एजेंडास। तो ये एक थिंकिंग है, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की खास तौर से जो टॉक्सिक पोलराइजेशन है, ये टॉक्सिक पोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इट मीन्स ऐसे इश्यूज को रेज करना जिसमें जितने भी जो एक पोलराइजेशन है, सोसाइटी का पोलराइजेशन होगा, वो एक आइडेंटिटी के प्रति अपनी लॉयलिटी को इंक्रीज कर देंगे, दैट मे रिजल्ट इनटू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये टर्म याद रखना है। पोलराइजेशन एंड ऑटोक्रेटाइजेशन आर म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग। इट मीन्स पोलराइजेशन, एक ऐसा कोई भी इशू पिक किया, उससे पोलराइजेशन हुआ, उस पोलराइजेशन के बाद इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन ऑटोक्रेटाइजेशन। सो एक दूसरे को ये इन्फोर्स कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ, जैसे हेट स्पीच है या ऐसे इस तरीके के तरीके हैं जिसके माध्यम से ये जो टॉक्सिक पोलराइजेशन है वो किया जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन का जो टूल है वो इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, कोई जो सरकार है उसके द्वारा ये इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, सिविल सोसाइटी है या मीडिया की सेंसरशिप है वो किया जा सकता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना एक बड़ा फैक्टर है, सिविल सोसाइटी का रिप्रेशन, मीडिया का सेंसरशिप, ये सब चीज़ें क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोक्रेटाइजेशन। सो पोलराइजेशन किसके माध्यम से? मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर जो कर सकता है उसको कंट्रोल करना, या फिर जो मीडिया का सेंसरशिप या सिविल सोसाइटी का रिप्रेशन विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू द ऑटोक्रेटाइजेशन, और वी कैन से फर्स्ट पोलराइजेशन एंड देन ऑटोक्रेटाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन सैंक्शंस बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स। अब देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ आपकी बनती है, दिस इज रिलेटेड विथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। अब ये देखो यहाँ पे अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें एनर्जी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो रशिया आपका नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से यूरोप तक अपनी नेचुरल गैस जो है वो सेंड कर रहा है। कई कंट्रीज़ 100% रशिया के नेचुरल गैस पर निर्भर करती हैं, कई कंट्रीज़ आपकी पूरे तरीके से मतलब 40-50% है, बड़ी कंट्रीज़ हैं वो आपकी निर्भर करती हैं। अब क्या है कि यूक्रेन के थ्रू अगर ये पाइपलाइन पास हो रही है तो जो कंट्रोल था यूक्रेन का वो काफ़ी अधिक था। धीरे धीरे लास्ट कुछ ईयर्स में यूक्रेन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं। अब यूक्रेन को बाईपास करते हुए बाल्टिक सी के माध्यम से नॉर्ड स्ट्रीम 2 की गैस पाइपलाइन आपकी डेवलप हो रही है। यूएसए को डर इस चीज़ का है कि एक बार रशिया की जो ये नॉर्ड स्ट्रीम बन जाती है तो जो डिपेंडेंसी है यूरोप की फिलहाल के लिए अराउंड 2040 तक जो डिपेंडेंसी है नेचुरल गैस के लिए, वो डिपेंडेंसी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी और उसको बार्गेनिंग पावर भी काफ़ी अधिक मिल जाएगी। तो यूएसए अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, सेल गैस है, इनको बेचना चाहता है। तो अगर जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया से सारा खरीद लेंगी तो कभी भी यूएसए से नहीं खरीदेंगे, तो जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये जो वॉर है, इस वॉर के पीछे एक बड़ा जो रीज़न है वो एक एनर्जी एंगल भी बनता है। अभी फ़िलहाल की बात अगर की जाए, और कई पॉइंट्स उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सो आज का सेशन लाइव नहीं हो पाया था, लाइव स्टार्ट ज़रूर से हुआ था लेकिन इंटरनेट की इशू की वजह से ये आपका लाइव नहीं हुआ। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट, अभी आपका प्रीमियर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। कई सारे ग्लोबल एफर्ट्स हैं कि डीकार्बोनाइजेशन की तरफ हम प्रोसीड करें। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ वी शुड प्रोसीड, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब जो भी डेवलपमेंट मॉडल हम फॉलो करें उसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। नेचुरल गैस की जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स रहेगा 2040 तक। यूरोप वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है नेचुरल गैस का, और अभी फ़िलहाल के लिए हाइड्रोकार्बन एनर्जी के लिए यूएस रशिया के पीछे, यूएस और रशिया के बीच का एक ये बैटल ग्राउंड भी बना है। जर्मनी की अगर बात किया जाए तो ये आप एनर्जी विंडो, एनर्जी टर्न अराउंड और द ऑनगोइंग ट्रांजिशन, ये टर्म आपको याद रखना। इट मीन्स जर्मनी में भी एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोसीड करेगा। और अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस, तो उसे ऑयल और गैस की ज़रूरत है
फिलहाल अगर जर्मनी की बात की जाए, और वो काफ़ी हद तक रशिया पर भी निर्भर करता है। सो अगर ये पाइपलाइन आपकी नहीं बनती है तो उसे अपनी नीड फिर दूसरी कंट्रीज़ के माध्यम से, यूएसए और इनके माध्यम से करना पड़ेगा। और अगर रशिया के माध्यम से करता तो जो इन्फ्लुएंस है रशिया का यूरोप के अंदर, वो बहुत तेज़ी से आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब रशिया भी कंटिन्यूस बेसिस में इस चीज़ को पुश भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होना, लगभग इट प्रोवाइड 60% ऑफ द एक्सपोर्ट, 25% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये अगर देखा जाए तो 60% एक्सपोर्ट में ऑयल और गैस ही है अगर रशिया की बात किया जाए, 25% गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और लगभग $600 बिलियन इतना नेशनल रिजर्व इसकी वजह से आपका क्रिएट किया गया है। ईयू की बात करें, 60% रशिया का जो गैस है यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट आपका किया जाता। मेन कस्टमर इसके जर्मनी है। रशिया हैज़ बीन अ मोस्ट रिलायबल सप्लायर राइट थ्रू द कोल्ड वॉर के बाद से पूरे तरीके से जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये आपका इन कंट्रीज़ को कंटिन्यूस बेसिस में रशिया के द्वारा आपका सप्लाई भी किया जा रहा है। जर्मनी वाया बेलारूस एंड पोलैंड, तो एक नया पाइपलाइन भी डेवलप किया गया जर्मनी को बेलारूस और पोलैंड के माध्यम से, और रशिया लगभग 35 से 40% ईयू की गैस नीड को पूरा करता है। अर्ली 2000 में ईयू ने नोटेड द स्टेबिलिटी ऑफ गैस रशियाज गैस डिलीवरी। 2004 में यूक्रेन के अंदर, क्योंकि वो जो पाइपलाइन पहले बनी थी वो यूक्रेन के वहाँ से पास हो रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टेबिलिटी है या फिर कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस यूक्रेन के द्वारा इम्पोज किए जाते थे, ब्लैकमेलिंग टाइप भी कई बार आपकी हुई, तो रशिया भी ने सोचा कि एक हम डिफरेंट पाइपलाइन की तरफ प्रोसीड करें। नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट का फिर आपका आया, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी धीरे धीरे ये आपकी डेवलप की गई, जो बाल्टिक सी के माध्यम से आपकी बाईपास कर जाए। फिर उसमें यूक्रेन का जो रोल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सो यूक्रेन और ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनको उनकी जो रेवेन्यू है, क्योंकि गैस पाइपलाइन वहाँ से पास हो रही तो कुछ अमाउंट क्योंकि वो स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रीज़ के वहाँ से पास हो रहा था जहाँ पे इन कंट्रीज़ का ज्यूरिडिक्शन है, तो कुछ अमाउंट रशिया को इनको पे करना पड़ता था। तो अगर बाल्टिक सी के माध्यम से जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन डेवलप हो जाएगी, तो जो रेवेन्यू का सोर्स है ईस्ट यूरोपियन स्टेट या फिर या ईस्ट यूरोपियन ट्रांजिट जो कंट्रीज़ हैं या यूक्रेन है, उनका काफ़ी हद तक रिड्यूस जो उनकी रेवेन्यू सोर्सेस है वो रिड्यूस हो सकते हैं। 1950s में यूएस कैन नाउ डिलीवर एनर्जी LNG। देखो यूएस के अंदर भी बहुत अधिक आपका ट्रांजिशन हुआ है, शेल गैस रिवोल्यूशन आपका हुआ है, जिसकी वजह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गैस बना है। उसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अब क्योंकि उसे एक मार्केट चाहिए, यूरोप एक बड़ा मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए बन सकता है, और भी धीरे धीरे अगर डिले होता है, इतना बड़ा रिजर्व है उसके पास, सो अगर वो नहीं बेच पाएगा तो कुछ समय में कंट्रीज अपने आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली जाएंगी। तो इसका नुकसान किसको फेस करना पड़ेगा? आपको बहुत हद तक जो इसका नुकसान है वो यूएस को फेस करना पड़ेगा। तो वो उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी सर्च कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है एक कन्फ्लिक्ट का। रशिया और यूएसए का दोनों चाहते हैं कि हम कैसे अपने एनर्जी से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज़ करें यूरोपियन कंट्रीज़ में, और इस वजह से काफ़ी हद तक जो रीजंस है, चाहे वो स्ट्रैटेजी का कमर्शियल रीजन की बात करें, काफ़ी हद तक एक कन्फ्लिक्ट एक पॉइंट आपका बन गया। यूक्रेन की बात किया जाए तो उसके अपने अलग एम्बिशंस हैं, वहाँ भी सोसाइटी बहुत हद तक पोलराइजेशन की तरफ प्रोसीड कर रही है। यूक्रेनियन थिंकिंग या फिर रशियन थिंकिंग, दो डिफरेंट थिंकिंग है, वो एक बड़ा पॉइंट बन गया है। सो LNG एक्सपोर्ट टू EU की बात किया जाए तो लगभग 22 बिलियन क्यूबिक मीटर, लगभग $12 बिलियन इन 2021 था, जिसको काफ़ी हद तक यूएसए इंक्रीज और करना चाहेगा। अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 फंक्शनल नहीं रहता है, सो जो इन्फ्लुएंस नॉर्ड स्ट्रीम 2 फंक्शनल नहीं रहेगा, तो जो इन्फ्लुएंस है यूएसए का वो फर्दर यूरोप के अंदर बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर ये फंक्शनल होगा तो यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो बहुत तेज़ी से आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें एक टर्म मेंशन है जिसे कहा जाता है दैट इज टेक न्यूट्रलिटी। ये एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज टेक न्यूट्रलिटी, ठीक है, द टर्म वी कॉल इट एज टेक न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे जो टर्म है, कन्फ्लिक्ट एंड अ सेटिंग चेंज फॉर सोशल मीडिया। टेक न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो तेज़ी से आपका इंक्रीज़ हो रहा है। कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी अगर आप नोटिस करोगे जो कंटिन्यूस बेसिस में रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं, वो भी एक
पार्ट बन गया वॉर का, किसने किसके एयरक्राफ्ट कितने गिराए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मिस इन्फॉर्मेशन से वर्ल्ड का परसेप्शन डेवलप किया जाता है, किसी की कंट्री के जो मोराल है उस मोराल को भी डाउन किया जा सकता है, या जो आर्मी है उसके मोराल को भी डाउन किया जा सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा सकता है। ये एक बड़ा तरीका बन गया, और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई कंटेंट है, नॉर्मल लेवल पे भी देखा जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा अभी हमने टॉक्सिक पोलराइजेशन की बात की, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर सिस्टम नहीं है जिसमें आप जो कंटेंट है उस कंटेंट को, जो सही कंटेंट नहीं उसको आप हटा सको, तो इस वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर द पोलराइजेशन ऑल्सो, दिस प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर। सो कंटेंट मॉडरेशन एक बहुत बड़ा एक वी कैन से एक कंसर्न बनता है। कंटेंट, जो भी कंटेंट आ रहा है वो सही है कि नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसी कंटेंट को मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीके से अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, इसका इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ये आपकी की जा रही है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर फर्दर एम्पलीफिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। एक कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ट्वीट है वो किया गया, अब उसका यूज़ करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी कि ये ट्वीट है, या उस कंटेंट का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पे भी उस सेम कंटेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मिस इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे इस्तेमाल करके उस कंटेंट का फर्दर एम्पलीफिकेशन करके मैनिपुलेशन फर्दर आपका किया जा सकता है। तो ज़रूरी क्या है, टेक न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ऐसा ना रखा जाए कि कोई इस्तेमाल करके उसको मिस इन्फॉर्मेशन के लिए स्प्रेड कर सकता है और उसको काउंटर आर्गूमेंट के लिए दूसरा उसको अलाउ ना किया जाए। सो टेक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। इट मीन्स जो वो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है, जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, वो टेक्नोलॉजी इस प्रकार की ना हो कि वो कहीं ना कहीं एक एल्गोरिदम डेवलप कर दे जो कि एक कंटेंट को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए। सो टेक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जिस तरीके से तेज़ी से बन रहे हैं उससे काफ़ी सारे चैलेंजेस है। एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस है, मतलब विद इन कई सॉफ्टवेयर कोडिंग क्रिएट की जा सकती है जिससे कि इस इन्फॉर्मेशन को कुछ लेवल तक एड्रेस किया ही जा सकता है, लेकिन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप एल्गोरिदमिक जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ रीच कर सके। तो जो विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट है, कोई कंटेंट है वो सही नहीं है, उसकी विजिबिलिटी अपने आप हट जाए, ऐसा एल्गोरिदम मतलब सॉफ्टवेयर या ऐसा कोडिंग टाइप किया जा सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशंस को तुरंत रिपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए कई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ हमें प्रोसीड करना है। आज के समय में देखो, किसी कंट्री के परसेप्शन की जब हम बात करते हैं वो इन्फॉर्मेशन पर बहुत निर्भर करता है, और किसी कंट्री के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करना तो मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक बड़ा चैलेंज आज के समय में बन चुका है। इवन जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें किसी को एक बड़ा रोल प्ले करना है, उसमें भी इंडिया को अगर अपना एक स्ट्रेटजिक पोजीशन होल्ड करनी है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी है, ये जो टेक न्यूट्रलिटी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम, चाहे वो सोशल मीडिया, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए चाहे इंडियन डिप्लोमेट से बहुत सारे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, बहुत इशूज़ पर वो डिस्कस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल ऑर्डर है वो ग्लोबल ऑर्डर रूल बेस्ड हो, उस रूल बेस्ड के लिए ज़रूरी है कि हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दैट शुड ऑल्सो बी रूल बेस्ड। जो टेक न्यूट्रलिटी है दैट टू बी मेंटेन्ड, जो कंटेंट मॉडरेशन है, कंटेंट मैनिपुलेशन है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, उसको रोकना पड़ेगा, और उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है, चाहे डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस पर है। अब कई ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक नया लॉ लेकर भी आ सकते हैं, ऑल्दो बहुत से उस पर भी इश्यूज़ रेज होते हैं, बट ज़रूरी है कि लॉ लेकर आना
खास तौर से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। अभी जैसे अगर सपोज करो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक थॉट को अलाउ किया जाए कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड किया जाए, उसको काउंटर करने के लिए जो आर्गूमेंट्स उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये टेक्निकलिटी मेंटेन करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, वह स्टूडेंट की सेफ्टी। इस पर भी कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। बहुत सारे बड़े लीडर्स भी अगर देखें इंडिया की तरफ से, अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी बड़ी पोजीशन आपकी वो होल्ड कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो एक रोल भी प्ले करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, पढ़ते हैं, और उन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी एक मैटर करता है। अराउंड 7,50,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर आपके पढ़ रहे हैं। लगभग इतना पैसा $24 बिलियन फॉरेन इकोनॉमीज़ में है, और अराउंड 1% इंडियाज़ के GDP, अराउंड 1% ऑफ द इंडियन GDP। सो ये जो नंबर है फर्दर 1.8 मिलियन तक इंक्रीज हो जाएगा। दे विल स्पेंड अराउंड $80 बिलियन आउटसाइड डिमांड, और धीरे धीरे जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसका रीज़न ये है कि क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना, और कोई भी इंडिया के अंदर ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो कि टॉप रैंक होल्ड करें। और इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात करें, जो यंग पॉपुलेशन है अंडर 5 वो भी बहुत अधिक है, और इंडिया के अंदर जो एक क्वालिटी एजुकेशन है उसको भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो यूक्रेन में अभी 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के अंदर है। अराउंड आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग आई थिंक 15 to 16,000 आ गए हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी बच्चे फंसे हुए हैं, तो उनको भी निकाला जा रहा है। उनके लिए भी जो प्रयास है वो आपका किया जा रहा है। कई सारे इवन सिविल सोसाइटी के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, वो करना है। अब यहाँ पे देखो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि किस तरीके से इंडियन जो स्टूडेंट है दे कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियन डेवलपमेंट। तो जो भी नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने दूसरे कंट्री में सीखा, वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, ऐसा हमें सोचना है। हायर एजुकेशन अगर हम उसको कंज्यूम करने जा रहे हैं, दूसरे देश में अगर हम रह रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि जो बच्चे रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छा एक आइडिया भी दिया गया कि जो एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड है, क्योंकि वहाँ वो जाएंगे, खर्चा करेंगे, कंट्री को तो इकोनॉमिकली फ़ायदा है ही, तो एक एग्रीमेंट ज़रूर से साइन किया जाए। वो जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा उस पर बातचीत की जाए। करेंटली नेगोशिएटिंग, जैसे कई एग्रीमेंट्स हम UK, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, वहाँ पे मतलब ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं, उन एग्रीमेंट्स के अंदर इस क्लॉज को इंक्लूड किया जाए। चाहे वो स्टूडेंट की इंश्योरेंस स्कीम हो, स्टूडेंट्स की वेलफेयर हो, इन पर फोकस आपका किया जाए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों को देखा जाए। देन ओनली वी कैन से कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है, और जो भी वो सीखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो कंट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप सेशन देख रहे हैं तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल से आपका प्रॉपर वही जो लाइव सेशन है, आज भी लाइव स्टार्ट हुआ था बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीज़न, मतलब टेक्निकल का नेट ही नहीं चल रहा था तो नहीं हो पाए। तो आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन एंड आई एम जस्ट प्रीमियरिंग इट। आई एम आस्किंग द टीम ये जल्दी से हो जाए। और जो कल का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। 9:30 बजे एक इम्पॉर्टेंट इशू पर भी डिस्कशन है, वो कंटिन्यूस बेसिस पर चलता रहेगा। और नए कोर्सेस आएंगे, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, अकेडमी से जुड़ सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड SPLIV। इस सेशन का PDF आपको लेना है तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें जाके आपको मिल जाएगा। नोट्स खुद से बना करो। नोट्स जो हैं वो ये ध्यान में रखना है कि नोट्स जब आप बनाओ तो वो डेट वाइज ना हो, वो आपके इशू वाइज हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इशूज़ को आप नोट डाउन करें और अपने जो भी रिवीजन है उसको कंटिन्यूस बेसिस में करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।